हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और हमने इस प्लेलिस्ट में स्टार्ट किया था सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक्स। तो इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए। स्टार्ट है क्या, टाइप ऑफ डेटा कितने होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में कि जो पूरे पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में कुछ कुछ कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करके जिनको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं या उस पर कुछ भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और जो कंक्लूजन निकलेगा वो हम पूरे पॉपुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन में से सैंपल को सेलेक्ट करना, उसी को हम बोलते हैं सैम्पलिंग, राइट। तो सैम्पलिंग की बहुत सारी दो टेक्निक्स हैं बेसिकली। पहला सैम्पलिंग टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग, और दूसरी थी वो है नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग। इससे पहले के वीडियो में जब पार्ट वन में सैम्पलिंग टेक्निक्स पार्ट वन में हमने डिटेल में बात की थी कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स में आपको बताया था कि हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास पूरी की पूरी पॉपुलेशन का डिटेल हमारे पास होना चाहिए। अगर पूरी पॉपुलेशन का डिटेल हमारे पास नहीं है तो हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग नहीं करेंगे। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग करेंगे तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन का डिटेल अपने पास होना चाहिए, और उसमें हर एक किसी के सेलेक्ट होने का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो इक्वल होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड। जो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड है इसे हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। यहां पर क्या होगा, हर किसी के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्यों जरूरी है नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग, क्योंकि जो भी रिसर्चर हैं उनके पास कहीं ना कहीं बाउंडेशन होती है, लिमिटेशन होती है, टाइम की, मनी की या वर्कफोर्स की। तो इन्हीं सब की वजह से हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि पूरे पॉपुलेशन का डिटेल उनके पास हो। अगर आप रिसर्च करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन का आपके पास डिटेल हो। ऑब्वियसली टाइम की भी लिमिटेशन है, मनी की लिमिटेशन है, वर्क फोर्स की भी लिमिटेशन है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि जब भी कभी ऐसा हो और हमको क्विकली रिजल्ट निकालना हो, तो ऐसे केस में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कर सकते हैं। तो subject in a non-probability sample are usually selected on the basis of their accessibility or by the purposive personal judgment of the researcher। तो इसमें होता क्या है कि जो भी हमारे पास, शायद इससे पहले कि यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग है कितने, ये टोटली देखिएगा, इतने सारे मेथड्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड टेक्निक्स हमारे पास मेनली मैं 5 आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती, जैसा मैं बता चुका हूँ। इसे हम एक्सीडेंटल या पर्पजिव सैम्पलिंग, इसके एक एग्जांपल्स है, मैं आपको सारे एग्जांपल्स डिटेल में बताता हूँ। जैसे कन्वीनियंस, ग्रैब स्लैश अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग, पर्पजिव या डेलिबरेट या जजमेंटल सैम्पलिंग, कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये टोटल 5 मेजर मेथड्स हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए। जैसा हमने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग हम करते थे तो उसमें हर किसी के सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता था, लेकिन जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं तो ये जो सैंपल है वो कितना एसेसिबल है, आप रिसर्चर हो तो कितने लोग हैं जो आप एसेसिबल है, उनकी अवेलेबिलिटी है, इसके बेसिस पर हम सेलेक्ट करते हैं। कोई प्रोबेबिलिटी बेस्ड नहीं लगाते, ठीक है ना। अभी आप आगे चल के एग्जाम्पल में देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा। So it is a technique wherein samples are gathered in a process that does not give all the individual in the population equal chance of being selected। हर किसी के सेलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं होता। यूजेस क्या है इसके देखिएगा, इट कैन आल्सो बी यूज्ड व्हेन रिसर्चर एम टू बी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कोई स्टडी रिसर्चर कर रहा है या पायलट स्टडी कर रहा है या एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहा है। हम बाद में आपको बताएंगे कितने तरीके के रिसर्च होता है, जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन शुरू करेंगे तो कितने टाइप का रिसर्च होता है उसमें हम आपको जरूर बताएंगे। So it can be used when randomization is not possible, like when the population is almost limitless। जब भी population limitless हो, बहुत सारा पॉपुलेशन के नंबर इतना ज्यादा हो कि सब पे काम करना पॉसिबल ना हो, सबका डिटेल हमारे पास ना हो, तो ऐसे केस में ऑब्वियस है हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग नहीं कर पाएंगे, हम यूज करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इट इज आल्सो यूजफुल व्हेन द रिसर्चर हैज लिमिटेड बजट, टाइम एंड वर्क।
ग्रुप्स। सो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड के 5 मेथड्स है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। कन्वीनियंस, ग्रैब या अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग, एक एक करके हम देखते हैं कि क्या होता है। पहला इसे बोलते हैं पर्पसिव या डेलिबरेट सैम्पलिंग। क्या होता है इसमें? इट इज मोर कॉमनली नोन एज जजमेंटल या ऑथोरिटेटिव सैम्पलिंग। In purposive sampling, the researcher believes that some subjects are fit for research compared to other individuals. This is the reason when they are purposefully chosen as subject. है ना? इसमें क्या हो रहा है कि जो रिसर्चर है वो ये सोच रहा है कि जो उसको सैंपल पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में से वो उसको उसको डिसीजन लेना है कि कौन सा सैंपल हमको सेलेक्ट करना चाहिए। ये टोटली रिसर्चर पर डिपेंड करता है कि वो किस सैंपल को अपने स्टडी में इन्वॉल्व करता है ना। इन दिस सैम्पलिंग टेक्निक सैंपल्स आर चूजन बाय चॉइस। इसको हमको सेलेक्ट करना है, नॉट बाय चांस। बाय चांस होगा तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। थ्रू ए जजमेंट मेड बाय द रिसर्चर बेस्ड ऑन हिज और her knowledge about the population. In this type of sampling, subjects are chosen to be part of the sample with a specific purpose in mind. मैं करंट का एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कोई एक रिसर्चर है जो ये स्टडी करना चाहता है कि ऐसे लोग जिनको कोविड हो चुका है, जिनको कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है और वो रिकवर हो चुके हैं, क्या उनको कोई उनका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो किसी डिप्रेशन में रहते हैं? ऑब्वियस है। अब जितने सारे लोग हैं पॉपुलेशन, किसी को भी हो सकता है, सबको कोविड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसर्चर सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड कर रहा है जिनको कोविड पहले पॉजिटिव थे और अब वो निगेटिव हुए। अभी वो फील कर पाएंगे ना। हर जिसको कभी कोविड हुआ ही नहीं तो उसका साइड इफेक्ट उसको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर देखिए पर्पसिव हो गया है ना, जजमेंटल हो गया कि भाई ठीक है इसका पॉजिटिव अभी इसका निगेटिव हो गया तो मुझे सिर्फ इसी को लेना है। In this case, a purposive sampling technique is used to select the subject who were the COVID positive. So in this study, the researcher selected only those people who fulfill the criteria as well as particular subjects that are the typical and representative part of population as per the knowledge of the researcher. मतलब रिसर्चर सिर्फ उन्हीं को लेगा कि जो उसके इंक्लूजन क्राइटेरिया में फिट होंगे, वो जजमेंट लेगा। अब इसकी मेरिट क्या है? सिंपल है, सिंपल टू ड्रा द सैंपल एंड यूजफुल इन एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। इसे रिसोर्स सेव होगा और लेस फील्ड वर्क की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। डिमेरिट क्या है? रिक्वायर कंसिडरेबल नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। ये इसका पूरा जिस पॉपुलेशन पे काम कर रहे हो उसके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। इट इज नॉट ऑलवेज रिलायबल सैंपल एज कॉन्शियस बायसेस में एग्जिस्ट। बहुत रिलायबल सैंपलिंग नहीं होती क्योंकि इसमें बायस भी हो सकता है। इट इज यूजुअली बायस्ड सिंस नो रैंडमाइजेशन वाज यूज्ड टू ऑब्टेन द सैंपल। क्योंकि आप तो कोई रैंडमाइजेशन नहीं किया गया तो इसमें बायस के चांसेस होते हैं या होता ही है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसको कन्वीनियंस या हैफेजर्ड या एक्सीडेंटल सैंपलिंग। ये इसको 3 नाम है। तो आप चाहे कन्वीनियंस सैंपलिंग बोलिए या हैफेजर्ड बोलिए या एक्सीडेंटल सैंपलिंग बोलिए, ये क्या होता है देखते हैं इसमें। It is probably the most common of all sampling techniques because it is fast, inexpensive, and easy and the subject are readily available. है ना? ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड मेथड है, फास्ट है, ज्यादा पैसे भी नहीं खर्चा होते, ये आसान है और इसके जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सैंपल है, वो आसानी से अवेलेबल होता है। It is non-probability sampling technique where subjects are selected because of their convenient accessibility and proximity to the research. मतलब क्या हुआ? ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसलिए है क्योंकि जो रिसर्चर है उसके आसपास कितने क्लोज लोग अवेलेबल है, कितना लोग एसेसिबल है, उनके बेसिस पर वो सेलेक्ट होता है। द सब्जेक्ट आर selected just because they are easiest to recruit for the study and the researcher did not consider selecting subjects that are representative of the entire population. मतलब क्या हुआ कि जो भी रिसर्चर है उसके आसपास जो लोग अवेलेबल है उनको उसने ले लिया, आपने रिक्रूट कर लिया अपने सैम्पलिंग में। ये जरूरी नहीं है जानना कि वो जो सैंपल लिया है वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं एक्सीडेंटल सैंपलिंग। सब्जेक्ट आर चूजन सिंपली बिकॉज दे आर इजी टू रिक्रूट। मैं एग्जांपल देता हूं आपको समझ में। द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग whoever happened to be available at the time called accidental या haphazard sampling। मतलब किसी टाइम पे आपने सैंपलिंग किया और जो अवेलेबल है उससे आपने रिस्पॉन्स ले लिया। जैसे कि आपको देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हो कि जो ओल्ड एज पर्सन है, अगर कोई मान लिया साइकोलॉजी का आदमी है, वो देखना चाहता है कि जो ओल्ड एज, जो सीनियर सिटीजन है हमारे, उनको अपने घरों में कैसा फील होता है, क्या अपनी फैमिली का उनको सपोर्ट मिलता है, क्या उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं या उनके बच्चे हैं क्या उसका ध्यान रखते हैं उनका कि नहीं रखते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? अब आप ऐसा जानने के लिए क्या करोगे, उनके घर में जाओगे
और उनकी फैमिली के सामने पूछोगे कि क्या लोग आपका ध्यान रखते हैं, ऑब्वियस है उनको खुश करने के लिए तो बोल ही देंगे ना कि ठीक है हमारा बहुत ध्यान रखता है। लेकिन अगर आपको सही रिकॉर्ड चाहिए तो एक काम कर सकते हैं कि एक पार्क में जहाँ पे सीनियर सिटीजन वॉकिंग करने जाते हैं वहां पर बैठ करके वहां पर आप सैंपल ले सकते हैं। तो ये जो उस दिन आया, जो आपके सामने पड़ गया, यू टेकन द रिस्पॉन्स ऑफ दैट। इसको क्या बोलेंगे? एक्सीडेंटल या हैफर्जेड सैंपलिंग। These subjects are readily accessible for the researcher and may help him to save time, money and resource. मॉर्निंग में जाकर के आप जो सीनियर सिटीजन्स मिले उनसे अकेले में बातें कर सकते हैं, आप उनके रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेनिफिट देखिएगा इसका, दिस टेक्निक इज कंसिडर्ड इजीएस्ट, चीपेस्ट एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग, फटाफट हो जाता है। दिस सैम्पलिंग टेक्निक में हेल्प इन सेविंग टाइम, मनी एंड रिसोर्स। डेमेरिट इसकी क्या है? सैम्पलिंग बायस हो सकता है एंड सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन का वो रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। किसी के घर में ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसके बच्चे उसका ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी सोसाइटी में सबके घर में ऐसा होता है। तो ये पूरा पॉपुलेशन जो है को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इट डज नॉट प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी एंड फाइंडिंग जनरेटेड फ्रॉम दिस सैम्पलिंग कैन नॉट बी जनरलाइज्ड ऑन द पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन के लिए हम जनरलाइज नहीं कर सकते। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग। कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग में क्या होता है? इट इज वेरी सिमिलर टू कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जैसा मैंने आपको बताया, ये है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में देखा आपको जितने सारे लोग मिले आपको, उनको आपने उनका इंटरव्यू ले लिया, आपने मान लिया पार्क में ले लिया, तो ये एकदम जो कंसिक्यूटिव है ये एकदम कन्वीनियंस सैम्पलिंग की तरह है। इट इज वेरी सिंपल टू कन्वीनियंस सैम्पलिंग एक्सेप्ट दैट इट सीक टू इंक्लूड ऑल एक्सेसिबल सब्जेक्ट एज पार्ट ऑफ द सैम्पल। मतलब क्या हुआ? जितने लोग आएंगे, जैसे जब हम इससे पहले जब हम बात कर रहे थे कन्वीनियंस सैम्पलिंग में, तो मान लिया पार्क में 50 सीनियर सिटीजन आ गए या 100 सीनियर सिटीजन आ गए, तो आपको सबसे बात करने की जरूरत नहीं है, मतलब सैंपल साइज कम होगा, जिसको चाहो उसको, जिससे चाहा आपने पूछ लिया। लेकिन कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग ये बोलता है कि उस पार्क में जितने लोग आएंगे आपको सबसे पूछना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो इसको हमने बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग। दिस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट ऑफ ऑल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल बिकॉज इट इंक्लूड ऑल द सब्जेक्ट दैट आर अवेलेबल। सबको आपको लेना है, which make the sample a better representation of the entire population। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सैंपल की साइज जितनी ज्यादा होगी तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉपुलेशन के उतना ही क्लोज होंगे। एंड इट इज आल्सो नोन एज एन्यूमरेटिव सैम्पलिंग। इसको हम एन्यूमरेटिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आप किसी को भी छोड़ते नहीं है, जो भी एसेसिबल लोग हैं उनका आप क्या करते हो? सैम्पलिंग करते हो, राइट? उनको अपनी स्टडी में आप इन्वॉल्व करते हो। तो ये आपके हुए डिफरेंस बिटवीन द कन्वीनियंस एंड कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग। क्या था कन्वीनियंस में? उसमें कुछ लोगों को आप अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करते थे, लेकिन जो इस तरीके की सैम्पलिंग है कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग में, इसमें सैंपल में जितने लोग एसेसिबल हैं उन सबको आपको इंक्लूड करना है। In this sampling technique, the investigator pick up all the available subjects who are meeting the present inclusion and exclusion criteria. This technique is generally used in small size population। ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब ये क्या होगा? स्मॉल साइज पॉपुलेशन होगी। लार्ज साइज पॉपुलेशन होगी तो हम कॉन्सिक्यूटिव नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इफ अ रिसर्चर वांट टू स्टडी द एक्टिविटी पैटर्न ऑफ पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, he can select all the post kidney transplant patient who meet the design inclusion। मतलब अगर ये जानना चाहता है कोई रिसर्चर कि जिनको किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हुआ है, क्या कॉम्प्लिकेशन वो झेल रहे हैं, तो उनको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा, वो हॉस्पिटल में जिस वार्ड में सारे के सारे ऐसे पेशेंट मिले जिनको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो, तो उन सबको आप उनका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग या एन्यूमरेटिव सैम्पलिंग। मेरिट देखिए इसके, लिटिल एफर्ट फॉर सैम्पलिंग, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि एक ही वार्ड में आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिल सकते हैं। इट इज नॉट एक्सपेंसिव, नॉट टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट वर्क फोर्स इंटेंसिव। इंश्योर मोर रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सेलेक्टेड सैंपल। जैसे आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सैंपल में कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही क्लोज वो पॉपुलेशन का आइडिया आपको मिलेगा। डेमेरिट्स की क्या है? रिसर्चर हैज नॉट सेट प्लान अबाउट द सैंपल साइज एंड सैम्पलिंग शेड्यूल। इसमें कोई प्लान सेट नहीं करते, एक जिस वार्ड में गए जितने पेशेंट थे उनका डेटा आपने ले लिया। इट इज ऑलवेज डज नॉट गारंटी द सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। A result from this sampling technique cannot be used to create conclusion and interpretation pertaining to the
एंटायर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के लिए हम यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन नहीं ले सकते। फोर्थ वन, इसको बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग के केस में आपको बताया था, जैसे हमने इससे पहले के सैंपलिंग में बताया था, तो इसे कोटा सैंपलिंग जब प्रोबेबिलिटी बेस्ड था कुछ ऐसा ही था कि कोटा सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी, जैसे मैं आपको याद हो तो मैंने, अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप बैक जा करके पार्ट 1 देखिए, वहां पे आपको पता चलेगा। मैंने बताया कि मान लिया 3 क्लास है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, आपको सैंपलिंग करनी है तो आपको अगर एक काम कर सकते हैं कि या तो तीनों से ले लें, तीनों से क्या करें कि अगर बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, मान लिया ठीक है चलो 50 क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में है, 100 केमिस्ट्री में है और 150 सपोज माइक्रोबायोलॉजी में, तो अब तीनों से अगर इक्वल सैंपल लेंगे तो उसको डिसप्रपोर्शनेट सैंपलिंग हमने बोला था। और अगर उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सपोज 50 है तो उसमें से 5 सैंपल ले लिए, 100 है तो उसमें से 10 ले लिए, 150 है किसी क्लास में तो उसमें से 15 ले लिए। तो जब भी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में आप सैंपलिंग करते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग। लेकिन यहाँ पे क्या काम करना है आपको, कोटा सैंपलिंग में क्या करना है, यहाँ पर भी ऐसा आप कर सकते हो कि प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में आपको सैंपल लेना है, लेकिन जो आप सैंपल पिक करोगे वो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। वहां पर क्या क्या था, रैंडम सिलेक्शन था, यहाँ पे क्या था, नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड परपज सिलेक्शन, या ऐसा कोई भी सिलेक्शन कर सकते। The basis of the quota are usually age, gender, education, race, religion, socio-economic, etc. ठीक है, if the basis of the quota is college level and the researcher need equal representation with a sample size of 100, he must select 25 from first year, 25 from second year, 25 from third year and 25 from fourth year student. तो अगर एक जैसा लेंगे तो उसको प्रोपोर्शनल कोटा सैंपलिंग बोलेंगे, अगर सैंपल है अगर वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में है तो उसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल कोटा सैंपलिंग, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन प्रोपोर्शनल कोटा सैंपलिंग। चलिए आगे बात करते हैं, इसके मेरिट और डिमेरिट देख सकते हैं। इकोनॉमिकली चीप है, एज देयर इज नो नीड टू अप्रोच ऑल द कैंडिडेट, सबको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सबको पास जाओगे नहीं तो आपका ऑब्वियसली टाइम और एफर्ट बचेगा। और सुटेबल फॉर स्टडीज वर्क, फील्ड वर्क हैज टू बी कैरिड आउट, ऐसा हम ये जब भी हम कोई फील्ड वर्क करते हैं तो वहां पर ये हमारा सही है, लाइक स्टडीज रिलेटेड टू मार्केट एंड पब्लिक ओपिनियन पोल। डेमेरिट क्या है इसकी, इट डज नॉट रिप्रेजेंट ऑल पॉपुलेशन, in the process of sampling these subgroup other trait in the sample may be over represented, क्योंकि पॉपुलेशन से हो सकता है ज्यादा हो जाए सैंपल उसके प्रोपोर्शन में, और कितना एरर आपने किया है सैंपलिंग ये भी हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। एंड बायस इज ऑलवेज पॉसिबल एज इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूअर कैन सेलेक्ट पर्सन नोन टू हिम या हर। लास्ट मेथड इसको बोलते हैं स्नोबॉल या नेटवर्किंग सैंपलिंग भी बोलते हैं इसको, इसका और भी नाम है बहुत सारा, एक्सचेंज सैंपलिंग, चेंज रेफरेंस सैंपलिंग या रेफरेंस सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, it is a non-probability sampling technique that is used by researchers to identify potential subject in studies where subjects are hard to locate such as commercial sex worker, drug abusers। मान लेते हैं किसी को एक स्टडी करनी है कि जो ड्रग अब्यूजर्स है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग एडिक्शन, तो उस पर चलो उनकी बात करनी है कि चलो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उनके घर पे क्या है, या उनकी साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है जो लोग ड्रग्स लेते हैं। तो एक आदमी को अगर ढूंढ ले कि जो ड्रग लेता हो, उससे अगर भरोसा जीत ले कि भाई आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ स्टडी करना चाहते हैं, और आपका नाम वगैरह कहीं पर डिक्लेयर नहीं करें, अगर आप उसको भरोसे में ले लें तो वो अपने अगर एक्सपीरियंस आपको बता देता है तो आप उससे ये पूछ सकते हो कि आपको कोई और दोस्त है जो लेता है, आप उसका मुझे एड्रेस दे सकते हो या कंसल्ट मिल जाएगा। तो वो जरूर अगर कोई ड्रग लेता होगा तो कहीं ना कहीं से उसके फ्रेंड होंगे, वो उनका नाम बता देगा, आप उनके पास जाओगे, उससे दूसरे को रेफर करेगा, तीसरे को रेफर करेगा, चौथे को रेफर करेगा, और इस तरह से रेफर करते करते एक लंबी सी चेन बन जाएगी, आपको बहुत सारे सैंपल्स मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्नोबॉल या नेटवर्किंग सैंपलिंग या रेफरल सैंपलिंग भी बोलते हैं। ऑलराइट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। So after observing the initial subject, the researcher asked for assistance from the subject to help in identifying people with a similar interest। जैसा मैंने आपको बताया, लाइक अगर कोई कॉमर्शियल सेक्स वर्कर है, अगर उनको पता करना है कि कितने लोगों को उसमें HIV है, तो अगर एक मिल जाए तो उससे धीरे धीरे करके रेफरिंग करके हम बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारी सैंपलिंग मेथड्स पढ़े, ये इसके मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। The chain referral process allows the researcher to reach populations that are difficult to sample when using other sampling methods।
राइट। तो बाकी की मेथड से पॉसिबल नहीं था क्योंकि लोग छिपे हुए हैं, सब लोग पब्लिकली आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर पर्सनली आप एक एक करके अप्रोच कर रहे हो तो आपको मिल जाएंगे। प्रोसेस चीप है क्योंकि बहुत आपको 1 to 1 बात करनी है, सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड नीड लिटिल प्लानिंग एंड लेसर वर्कफोर्स। डेमेरिट क्या है? रिसर्चर हैज लिटिल कंट्रोल ओवर द सैम्पलिंग मेथड, representativeness of the sample is not guaranteed, and sampling bias is also a fear of researchers when using the sampling techniques। तो ये कुछ मेथड्स थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप इसे। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ, स्टैट के कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के टेक केयर, सी यू, नमस्कार, जय हिंद।